वेलकम, सत श्री अकाल, केम छो, जय जवाहर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि वर्तमान स्थिति जो है वो थोड़ी सी विषम स्थिति है। देश में कोरोना नामक जो एक बीमारी है उसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। तो वर्तमान में जो हालात हैं वो थोड़ी सी नाजुक भी है। इस विपरीत हालात में आप सभी को पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद में थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अब ये अवेयरनेस कैसा आएगा? तो अवेयरनेस आपको बहुत सारे तरीके से सुनने को या देखने को मिल रहा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ठीक है, बाहर मत जाइए, खुद की सुरक्षा कीजिए। देखिए, आप जितने ज्यादा अवेयर रहेंगे देश उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको और साथ ही साथ देश को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात जब छोटे छोटे एफर्ट्स की है तो आज का हमारा जो डिस्कशन भी रहेगा वो इसी टॉपिक पे रहेगा, मतलब कि आपके एफर्ट में। अब एफर्ट से मतलब ये है कि आपका करियर ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम किसी भी सब्जेक्ट को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे जिस चीज को लेके आपने अपना करियर सोचा है उस चीज के बारे में, अर्थात एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और ये डिसीजन कितना बेहतर है या नहीं है ये आपको समय के साथ पता चलता है। जैसे कि जो सबसे पहला डिसीजन आपने लिया था वो 10th के बाद ये लिया था कि अब आपको आगे करियर कैसे सेलेक्ट करना है, या आपने किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, ठीक है। बहुत लोगों ने मैथ्स लिया होगा, बहुत लोगों ने बायोलॉजी ली होगी, ये दोनों कंबाइंड साइंस स्ट्रीम कुछ लोगों ने लिया होगा, ठीक है, एडिशनल के फॉर्म में। कुछ लोगों ने कॉमर्स लिया होगा, कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर लिया होगा और कुछ लोगों ने आर्ट्स। और उसी वक्त जब आपने डिसीजन लिया उस वक्त आपने एक करियर सोच लिया होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, या कॉमर्स में आपको बहुत सारे हैं जैसे कि सीए बनना है या एमबीए करना है, बहुत सारी चीजें उसी वक्त आपने डिसीजन ले ली होगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आप 12th में आए होंगे आपको फिर से सेकंड स्टेज क्लियर करना था, मतलब आपने जो डिसीजन लिया था उसके आगे का स्कोप कितना बेहतर है या कितना नहीं है इस बारे में। कुछ लोगों ने स्ट्रीम चेंज भी किया होगा, कुछ लोगों ने सेम स्ट्रीम में ही पढ़ाई की होगी। तो देखिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी खराब है या कम है। सभी अपनी जगह में सुरक्षित है, सभी अपनी जगह में बेहतर है। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, ठीक है, एक छोटे से स्टूडेंट से लेके एक बड़े साइंटिस्ट तक, हर जॉब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ये जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक स्ट्रीम आपका आता है एग्रीकल्चर या कृषि। अब देखिए, ये स्ट्रीम के बारे में ना, इस स्ट्रीम के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है या लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, इसलिए इस सब्जेक्ट को लेके बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के मन में। वो सोच रहे होंगे कि हमने 12th साइंस से किया है तो हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए, फिर हम इस स्ट्रीम को क्यों चुने, या ये स्ट्रीम उनसे बेहतर क्यों है। देखिए, हर स्ट्रीम अपने जगह में बहुत ज्यादा सही है, अपने जगह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर स्ट्रीम की अपनी कुछ खासियत होती है, वैसे ही ये खासियत है एग्रीकल्चर की। वर्तमान समय में आपको पता होगा, चाहे विश्व में कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने की जरूरत है कि हर स्ट्रीम के लोग अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहा है, इंजीनियर्स अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, सीए, अकाउंटेंट सब अपना अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, पॉलिटिशियन अपना एफर्ट लगा रहे हैं, सब अपनी जगह पे सेटल्ड है। वैसे ही एग्रीकल्चर भी अभी के टाइम में बहुत ज्यादा सिक्योर और सेफ है। कैसे है? अगर आप देखेंगे कि इस विपरीत हालातों में भी आपको अगर किन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसमें से एक है खाना खाना, उसमें से एक चीज है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना, और ये आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारा पोर्शन ये कवर करता है। तो मतलब इस स्ट्रीम की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक खासियत है, अपनी एक जरूरत है, जिसका पूर्ति जो है, जिसका पूर्ण करना दूसरे स्ट्रीम या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में काफी नहीं होगा। इसको ऐसा समझिए, अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, तो अब आपको अकाउंटेंट खाना नहीं देगा, वो बना के दे सकता है, बट रॉ मटेरियल आपको कौन देगा? एक एग्रीकल्चरिस्ट देगा। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या ये आपके लिए सिक्योर है कि नहीं, क्या ये आपके लिए बेहतर है कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सेक्टर है, ठीक है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर,
ठीक है, कैसे है आप सभी को पता होगा कि पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है, कंप्लीट फॉर्म पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स कवर यही करता है। आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की जरूरत उन स्ट्रीम्स को है। आप अगर डॉक्टर भी बन रहे हैं तो डॉक्टर के लिए आपको अगर मेडिसिन बनाने हैं या इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात तो छोड़ दीजिए, जो मेडिसिन भी बनाने हैं उसमें आपको पता होगा मेडिसिनल फॉर्म में, ठीक है, औषधि के फॉर्म में आपके बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज तो आपको समझ आ गई कि ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। अब ब्रॉड फील्ड कैसे है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अगर कुछ लोगों को नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट्स, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है, पहले हम डिस्कशन करेंगे कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, आगे जाके आप क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकंड फेज में डिस्कशन करेंगे कि इसका स्कोप क्या है। तो बहुत नॉर्मल वे में अगर आपको बोलूं तो एग्रीकल्चर का जो बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, 12th के बाद जो कोर्स आप स्टार्ट करते हैं वो होता है बीएससी एग्रीकल्चर, अर्थात बैचलर ऑफ साइंस इन किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चरल साइंस भी इसको कहा जाता है। देखिए साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। वैसे ही आपका अगर आप एमबीबीएस में जाएंगे तो उसमें डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, बीटेक में जाएंगे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, बीसीए में जाएंगे तो कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, बीकॉम में जाएंगे तो कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे, वैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई करेंगे। इसमें एडमिशन के लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम खुद के यूनिवर्सिटी के द्वारा भी लिया जाता है और नेशनल लेवल पे भी लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दो तरीके से लिया जाता है, एक लेता है स्टेट और एक लेता है नेशनल या फिर सेंट्रल। स्टेट में जो आते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जामिनेशन लेती है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जेएनकेवी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, ओडिशा की बात करें तो ओयूएटी, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, तमिलनाडु की बात करें तो पीएनएयू, पंजाब की बात करें तो पीएयू, ठीक है, केरला की बात करें तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ये स्टेट बेसिस पे रहते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल या नेशनल बेसिस पे, तो इसमें सेंट्रल या जो राष्ट्रीय स्तर पे इसका एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आईसीएआर, ठीक है, आपका बीएचयू, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो कि सेंट्रल के द्वारा लिया जाता है। इन एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाई के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपके रैंक के अनुसार आपको सीट्स मिलते हैं। अब ये तो बात रही कि 12th के बाद आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। अब एडमिशन लेने के बाद कितने साल का ड्यूरेशन है, तो जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो सामान्यतः 4 साल की होती है, ठीक है। प्लेन बीएससी की बात करें तो 3 साल की होती है, परंतु एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स है, इसलिए ये 4 साल का होता है। जैसे बीटेक आपने 4 साल का सुना होगा, एमबीबीएस 4.5 से लेकर 5 साल का होता है, वैसे एग्रीकल्चर आपको कितने साल का होता है, 4 साल का। इस 4 साल के दौरान आपको 8 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, अर्थात प्रत्येक वर्ष आपको 2 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। और ऐसे ही आपको प्रत्येक वर्ष अगर आप 2-2 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देंगे तो ये टोटल 8 सेम का एग्जामिनेशन होता है। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग लेती है, ठीक है। सेंट्रल अपना अलग फीस रखा है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अलग फीस रखे हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस अपना अलग फीस रखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना अलग फीस रखे हैं। तो एक एवरेज की अगर बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की फीस रखी जाती है, ठीक है। कितनी, 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक। ये आपके 4 साल का फीस है, ठीक है। 1 साल या 1 सेमेस्टर का फीस नहीं है। अगर सेमेस्टर्स की बात करें तो लगभग 5 से 8,000 रुपए एक सेमेस्टर, और अगर साल की बात करें तो 10 से 15,000, ठीक है, कम से कम में रहता है, अधिक से अधिक में तो फिर 20 से 30,000 भी रहते हैं। तो ये रहता है इसका फीस स्ट्रक्चर। अब अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहां पे जो फीस रहती है वो लगभग 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की रहती है, ठीक है।
फिर से मैं बोल रहा हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग फीस रहती है, कुछ 1 लाख लेता है, कुछ 5 लाख लेता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लगभग जो आपका कोर्स है, अगर आप गवर्नमेंट में ले रहे हैं तो 1.5 लाख तक, और अगर प्राइवेट में ले रहे हैं तो 5 लाख। ये 5 लाख भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के द्वारा लिया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में 70 से 90 हजार ऑन एन एवरेज फीस है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 60 हजार रुपए फीस की आवश्यकता होती है। अब आपने फीस का भी डिस्कशन कर लिया, एडमिशन का भी डिस्कशन कर लिया, अब बात आती है कि इसमें पढ़ाई किस चीज की जाती है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है ना कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, तभी तो आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। या पता चल रहा है कि आपने 12th में कुछ और सोचा है और ग्रेजुएशन में जाके कुछ और चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इनकंफर्टेबिलिटी होती है। ठीक है, आप थोड़ा अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो हम डिस्कशन करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सॉइल साइंस मतलब मृदा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो मैंने इसमें ब्रांचेस बताए हैं। तो इसमें आपको सॉइल साइंस मतलब मृदा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब मृदा क्या है, मृदा कैसी है, मृदा का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, क्यों मृदा में क्या क्या पाए जाते हैं, या ये किस तरीके से पौधों के लिए या फिर दूसरे। ठीक है, सिर्फ पौधों की बात नहीं होती है, एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ पौधे नहीं होते, इसमें आपका फॉरेस्ट मतलब वन भी आएंगे, इसमें आपका हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान भी आएगा, इसमें आपका इंजीनियरिंग भी आता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी होती है, उसके लिए आपको जो एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये एक एग्जाम होता है। फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर भी होता है, बीएससी फॉरेस्ट्री भी होता है, और बीटेक एग्रीकल्चर भी होता है। ये चारों ही चीजें आपको एग्रीकल्चर में ये एडमिशन लेने के लिए चारों प्रकार के ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री या बीटेक एग्रीकल्चर की बात करें, सारे ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कोर्स हैं। इनमें आपको सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ आपको एग्रोनॉमी अर्थात शस्य विज्ञान, मतलब जो भी आपकी अनाज वाली या दलहनी फसलें हैं उनसे संबंधित चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी मतलब कीड़े के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो आपके एग्रीकल्चर में या तो बेनिफिशियल है या तो हार्मफुल है। पैथोलॉजी मतलब बीमारियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो भी आपके प्लांट से रिलेटेड रिसर्च होंगे, ठीक है, उनके छोटे छोटे अध्ययन करने का, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी का भी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत ब्रॉड है, इन सारे चीजों के बारे में आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेंगे? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। मेहनत तो आपको किसी भी पढ़ाई में करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो वो आसान होगी। ठीक है, आप छोटा से छोटा पढ़ाई कीजिए, बड़े से पढ़ाई कीजिए, बड़े से बड़ा कोर्स कीजिए, आपको हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट इजी है, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और हर सब्जेक्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, और हर सब्जेक्ट आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपको ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्रिएट करेगी, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो शायद आपके लिए नए होंगे या उसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, पर धीरे धीरे इस चीजों को भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये तो बात रही कि आपकी पढ़ाई 4 साल में कैसी होगी। इसके बाद बीएससी के बाद आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री मतलब एमएससी या एमटेक कर सकते हैं इन बीएससी करने के पश्चात। मास्टर डिग्री में आप जूनियर रिसर्च की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मास्टर डिग्री में आपकी क्या होगी? जूनियर रिसर्च की पढ़ाई होगी। इसके भी अलग अलग स्ट्रीम है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसमें आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, वहां से आपके स्कोप और ज्यादा ब्रॉड हो जाएंगे। ठीक है, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी, अर्थात आपको एग्रीकल्चर में डॉक्टर की उपाधि भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस वाले ही डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एग्रीकल्चर में भी डॉक्टर बन सकते हैं। किन चीजों के? पेड़ पौधों के,
या फिर एग्रीकल्चर के जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जानवर जो है, एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में भी आप डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हैं, मतलब हर तरीके से आप डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर सकते हैं, सिर्फ आपको उसके लिए पीएचडी करना पड़ेगा। अब ये तो बात रही कि कोर्स कैसा है। अब बात आती है कि इस सब्जेक्ट को लेके उतना ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं होता, ये सब्जेक्ट उतना ज्यादा आपके चर्चे में क्यों नहीं रहती, ठीक है। इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट चीज है लेक ऑफ अवेयरनेस, अर्थात लेक ऑफ अवेयरनेस आप ये बोल सकते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, ठीक है, या लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए इस स्ट्रीम को नहीं चुनते। और दूसरा है कि लोग इसमें रिस्क देखते हैं, ये लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट में हमें ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये दोनों चीजें सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही ज्यादा गलत सोच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी रहेगा, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होगी, इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको नई चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है, फील्ड में जाके आप नई नई चीजें सीखेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, अब बात आती है कि ये एग्रीकल्चर जरूरी क्यों है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया है कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब आप खुद सोचिए कि डिपेंड होने के बाद अगर लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे, इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, तो हमें कैसे फायदा मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा ना। तो अवेयर होना भी जरूरी है, इन चीजों के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो यंग एज है, ठीक है, उनको तो इनके बारे में बिल्कुल ही जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यंग माइंड जैसे ही इंक्लूड होता है साइंस के साथ, वैसे ही बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आने लगती है। जब एक नई सोच किसी के बारे में खोज या पड़ताल करती है, किसी चीज की खोज करती है, तो वो चीज उतनी ही बेहतर होती है। एग्रीकल्चर में भी वर्तमान समय में यंगस्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी को खोजना, उसको लोगों तक इंट्रोड्यूस कराना और लोगों की मदद करना, यही एग्रीकल्चर का मेन मोटो है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है, कैसे आपको गेन करना है, कैसे आप इसकी पढ़ाई करेंगे, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप कहां तक स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, या इसी चीज की वजह से लोग एग्रीकल्चर का सिलेक्शन या एग्रीकल्चर को सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो है स्कोप, ठीक है। स्कोप मतलब क्षेत्र, या बोल सकते हैं कि आपका फ्यूचर में इसके लिए आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में एग्रीकल्चर का स्कोप इतना ज्यादा ब्रॉड है कि इसमें कभी भी, ठीक है, आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका स्कोप इतना ब्रॉड है, ठीक है। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये इकलौता ऐसा फील्ड इकलौता ऐसा स्ट्रीम है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आप सर्च करके देख लीजिए या किसी से पता करके देख लीजिए, जिसमें आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। क्या होता है? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट। बाकी सारे स्ट्रीम्स की बात करें तो उन स्ट्रीम्स की तुलना में एग्रीकल्चर में ऐसा रिपोर्ट आया भी, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट साइंस की, उसमें यह कहा गया था कि एग्रीकल्चर में किसी भी स्ट्रीम की तुलना में 4 गुना फायदा है। 4 गुना तक का फायदा है, आप ये समझ सकते हैं। 4 गुना मतलब कितना ज्यादा होता है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कैसे। सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, कितना है? 1000 रुपए। अब अगर आप इसको बैंक में रखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 6% मिलेगा ब्याज, ठीक है, जो कि सालाना होगा, ठीक है, जो कि सालाना होगा। मतलब आपको 1 साल में अगर आप खुद ध्यान देंगे तो 50 से 60 रुपए का मुनाफा मिलेगा। चलिए मान लेते हैं मुनाफा को और डबल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं 150 रुपए तक का आपको मुनाफा मिल रहा है। बाकी सारे स्ट्रीम्स को लेके ना, बाकी सारे स्ट्रीम्स में अगर आप ये देखेंगे तो आपको मुनाफा मिल रहा है 150 से 200 रुपए या 300 रुपए, या क्या बोल सकते हैं, आपका 400 रुपए 500 रुपए तक का, ठीक है। देखिए आपका अमाउंट अभी भी जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये इसका आधे भी नहीं पहुंचा है। कितना? आधा भी नहीं पहुंचा है। अब अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए कोई बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए आपने धान की खेती की, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल समझ जाइए
कि 3 महीने के लिए आपने धान की खेती की, आपने 1,000 रुपए लागत लगाया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 3 महीने में आपका जो पैसा है वो 3 से 4 गुना हो जाएगा। यकीन मान लीजिए कि सच में आपका पैसा दुगुना, कभी कभार तिगुना, कभी कभार 4 गुना भी हो जाता है। कैसे होता है? आपने लागत सिर्फ 1,000 रुपए की लगाई, आप उसे बेचेंगे, ठीक है, उसको बेचने के बाद उसको मुनाफा मिलेगा आपको। और ये देखिए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहा है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, मतलब बहुत जल्दी आपको मुनाफा मिल रहा है। अभी अलग बात है कि इसमें रिस्क भी है। रिस्क क्या है? मान लेते हैं कि आपने फील्ड में धान लगाया, बारिश हो गई या कीड़े लगे तो नुकसान हो भी सकता है, पर ऐसा नहीं है कि नुकसान पूरी तरीके से होगा, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और यही है एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहां तो बात रही कि मैंने बताया आपको जैसे कि धान की खेती की आपने, इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ धान की खेती करना है, फसलों की खेती करना ये भी सिर्फ जरूरी नहीं है। इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, ठीक है, आप फल फूल की खेती कर सकते हैं, ठीक है, आप औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप रेशम कीट पालन कर सकते हैं, आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, आप डेयरी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। आप स्कोप देखिए, ठीक है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि कितने फील्ड्स हैं। ये तो वो फील्ड्स हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारे फील्ड हैं। सीड बना सकते हैं आप, फर्टिलाइजर बना सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए कितना स्कोप है, कितना ज्यादा स्कोप है। चलिए स्कोप को थोड़ा सा और क्या करते हैं अपन, मैग्नीफाई करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर के स्कोप की बात करूं या जॉब की बात करूं तो इसको 3 तरह से रखते हैं, ठीक है। तीसरे के बारे में मैं अभी भी डिस्कशन नहीं करूंगा, अभी सिर्फ हम 2 चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला रहता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा रहता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। क्या रहता है? पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा रहता है गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर फिर से 2 हिस्से में डिवाइड होती है। किन किन हिस्सों में? एक रहता है स्टेट में, एक रहता है सेंट्रल में, ठीक है। एक रहता है स्टेट में, एक रहता है सेंट्रल में, ठीक है। स्टेट्स में जो रहते हैं सीड्स कंपनी रहती है, सीड्स कंपनी या फर्टिलाइजर कंपनी, ये सारी कुछ कंपनीज होती है जो राज्य स्तर पे आपको नौकरियां प्रदान करती हैं। सेंट्रल लेवल पे क्या रहता है? फिर से वही, सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ कंपनियां रहती हैं, ठीक है। जैसे आपकी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कंपनियां या फिर कुछ ऐसी कंपनियां रहती है जो अर्धशासकीय रहती है, जैसे कि आपका अमूल, ठीक है, कोऑपरेटिव है, तो वो भी क्या है आपका एग्रीकल्चर ही है, डेयरी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और चीज, ब्रिटानिया हो गया, ठीक है, बिस्किट्स बनाते हैं, ये भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या प्रिजर्वेशन में आएगा। आपके किसान जैम्स जो होते हैं, जेलीज होते हैं, ये सारी फैक्ट्रीज किसके अंतर्गत आएंगे? आपकी एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं, ये तो आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर फिर से 2 हिस्से में डिवाइड होगा, स्टेट और गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट और नेशनल। नेशनल में आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे। आप यूपीएससी में भी आपका एग्रीकल्चर है, एसएससी में भी आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद आपका आईबीपीएस एग्जाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सुना होगा, सेक्शन ऑफिसर सुना होगा, रीजनल ऑफिसर सुने होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर रीजनल ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर, ये सारे एग्जामिनेशंस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में भी फिर बहुत सारे, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज ही है, यूनिवर्सिटीज में आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, या फिर अगर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं तो उससे जाके भी आप ऑफ मोड में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका आरईओ, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, आरएचईओ, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एडीओ, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीए, एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एओ जिसको बोलते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशंस हैं, ये सारे स्कोप हैं जिनके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। अब देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट धीरे धीरे कितना ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, कितना ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, कितने ज्यादा स्कोप्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात रही कि अगर आपको जॉब मिला तो, ठीक है, मैंने तीसरा भी छोड़ दिया। ये तो बात रही कि अगर आपको कोई संस्था या फिर कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है तो उसके बारे में स्कोप की बात की है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको जॉब ही नहीं मिला। आप सोचेंगे कि पता नहीं यार, उन्होंने तो बोला था कि इसमें जॉब मिल ही जाता है, अब तो जॉब नहीं मिला। तो मैं ये तीसरा भी बता रहा हूं, इसको बोलते हैं एंट्रेप्रेन्योर, ठीक है, एंट्रेप्रेन्योर बोलते हैं उद्यम। आप एग्रीकल्चर का उद्यम भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अब इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप खेती कर सकते हैं, आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, आप डेयरी फार्म खुद का खोल सकते हैं।
विश्व के कितने भी बड़े बड़े लोगों को देख लो, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्रीज या बहुत बड़े बड़े डिग्रीज नहीं थी। उन्होंने बस क्या किया, अपने स्किल को पहचाना, अपने आप को पहचाना और एक बिजनेस सेटअप किया, और वो बिजनेस धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुका है। इसका बेस्ट एग्जाम रिलायंस फ्रेश, आप देखते हैं ना, रिलायंस फ्रेश में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो खुद के, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो खुद के फार्म खोल के रखे हैं, जिसमें से एक रिलायंस है आपका। ठीक है, रिलायंस ने खुद के फार्म खोले, वहां सब्जियां लाता है, उसको बेचता है, कितना बड़ा है, नेशनल लेवल पे है। उसके बाद बहुत सारे किसानों की भी बात कर सकता हूँ, जो बहुत सारे किसान है आपके, जैसे आपके एक किसान है सचिन काले करके हैं, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। ठीक है, एक आपके हैं प्रमोद गौतम करके हैं, ये भी आपके बहुत बड़े किसान हैं, जो साल भर में 1-1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कमा रहे हैं। आप नेट में सर्च करके देख लीजिए, ये कुछ किसान है, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद आपके अगर एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा और कटघोरा में एक लेडीज है, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनके द्वारा उनको लगातार बहुत सालों से कृषि के लिए पुरस्कार मिल रहे हैं, वो लाखों की खेती कर रहे हैं। जसपुर की बात कर लीजिए, जसपुर में टमाटर की खेती होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जॉब पे डिपेंड है, आप खुद का एंटरप्रेन्योर खोल सकते हैं, आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं। ये भी आपको उतना ही बेनिफिट देगा जितना कि ये जॉब्स मिल रहे हैं, या हो सकता है उससे कई ज्यादा गुना बेनिफिट्स देगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सीमित है, इसमें बहुत से स्कोप है, आप खुद से भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने कोई चीज उगाया है या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो वो लॉस होगा। हो सकता है कभी कभार लॉस में जा भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो कभी खत्म हो जाएगा। क्या इंसान कभी खाना बंद कर सकता है? क्या कभी नहीं कर सकता ना। तो जब इंसान खाना बंद नहीं कर सकता है तो खाने के लिए उसको चीजों की जरूरत होगी। अब अगर आपने उस चीज को उगाया है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लोग उसको खाएंगे, लोग उसको खाएंगे। अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर ऐसा है तो हर कोई क्यों नहीं करता, यही तो बात है ना, यही तो चीज है कि लोग अवेयर नहीं है। देखिए, आपको न्यूज में या चैनल्स में या न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा किसानों ने आत्महत्या किया, किसानों को नुकसान हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है। हम जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतना ज्यादा सबको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आप अगर इस चीज को सोचेंगे कि हमने कोई चीज उगाया, उसके हमें कम दाम मिल रही है, कम दाम क्यों मिल रही है? क्योंकि लोगों को इसकी अहमियत पता नहीं है। अभी के कंडीशन में आप देखिए, देश बहुत विपरीत हालात में है ना। अब आपको पता चल रहा है कि हम खाने के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। आप घर में बंद है, आप बाकी सारी चीजों को बंद कर सकते हो, खाना बंद कर सकते हो क्या? अब देखिए, अगर हम चाहे एक किसान तो अभी की कंडीशन में फायदा उठा सकता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को 2 से 3 गुना के दाम में बेच सकता है अगर चाहे तो, लेकिन वो ऐसा नहीं बेचता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसमें भी मानवता नाम की चीज है। वो ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में फायदा उठा दे। इसीलिए कहता हूं, कृषि प्रधान देश होना भारत के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। विश्व में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जो कृषि पर आधारित हैं, और आपको इस बात का प्राउड होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। विश्व में इसकी एक अलग ही पहचान है। यही रीजन है कि एग्रीकल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जैसे कि बात किया जाता है ना, बहुत लोग ये चीज सोचते हैं कि अरे यार एग्रीकल्चरिस्ट है या एग्रीकल्चर कर रहा है तो लोग उसको थोड़ा सा अलग सोचते हैं कि यार ये कहाँ, हम डॉक्टर इंजीनियर को एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान समय में एक एग्रीकल्चरिस्ट की भी वही पोजीशन होती है जो कि एक कलेक्टर की होती है, जो कि एक डॉक्टर की होती है, जो कि एक इंजीनियर की होती है। कैसे होती है? डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो रहते हैं उनकी रैंकिंग IAS IPS ऑफिसर के बराबर की होती है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रहते हैं उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा होती है। ये सब तो है पार्ट, ये तो रहा औंधे की बात की। अगर आप किसान भी हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं, आप देखेंगे कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलता है उनके काम को लेके। तो ये स्ट्रीम बिल्कुल भी छोटा या फिर श्रिंक होके नहीं है, बहुत ब्रॉड स्ट्रीम है। और यकीन मानिए कि कृषि एक लौता ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। और शायद अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो तो शायद आज के डिस्कशन के बाद ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।